आज हम जो देखने वाले हैं हमारा, जैसे हमने पिछली क्लास में हमने देखा था कि भूकंप के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, भूकंप का वितरण कहाँ कहाँ होता है ये हमने देख लिया था। आज हम जो देखने वाले हैं ज्वालामुखी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे आज हम देखने वाले हैं ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी का क्या शब्द का मतलब होता है आग का मुख। ठीक है, आपको पता, मैंने ये पृथ्वी की उत्पत्ति के जब हम पढ़ रहे थे आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे थे, तब मैंने कुछ बातें ज्वालामुखी के बारे में बताई थी। लेकिन आज मैं ज्वालामुखी के बारे में आपको फिर से विस्तृत से बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ज्वालामुखी का मतलब जो है वो क्या है? आग का मुख। और कुछ विद्वानों ने इसके बारे में परिभाषा भी दी है, और एक परिभाषा में इसके मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तो वो जो परिभाषा है वुलरिज और मॉर्गन के अनुसार। ठीक है, आप ध्यान से सुनना इसको, और मैं वैसे लिख के भेज रहा हूँ पीडीएफ में। ज्वालामुखी से अभिप्राय कि उन समस्त क्रियाओं से है जिनसे, ज्वालामुखी से अभिप्राय है कि उन समस्त क्रियाओं से है जिनसे पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी के भीतर से ऊपर उठता है। पृथ्वी के भीतर से ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर की ओर उठता है, अथवा पृथ्वी के धरातल को तोड़कर उस पर कठोर शैल रूप धारण करने हेतु एकत्रित हो जाता है। ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी का भाग है। मान लिया हमने, क्या मान लिया? पृथ्वी का भाग है। अंदर क्या हो रहा है? गर्माहट से मैग्मा तैयार हो रहा है, लावा तैयार हो रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? जिससे अंदर कुछ न कुछ हलचल होगी, फिर पृथ्वी का धीरे धीरे अंदर का जो भाग होता है, गैस, द्रव, जो भी वाष्प, जो भी भाग बन के क्या हो रहा है? एक विस्फोट सा होगा। फिर यहाँ देखो एक भाग में जैसे थोड़ा सा ये भाग इस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे इस भाग पे धीरे ऊपर से हलचल करते हुए विस्फोट हो जाएगा। जब विस्फोट होगा तो ऐसा एक गुबार बन जाएगा। गुबार बनने के बाद ये वापस क्या हो जाएगा? धीरे धीरे यहाँ समाप्त होकर यूं जम जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ये मॉर्गन और इनके अनुसार, परिभाषा के अनुसार मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ज्वालामुखी जो क्रिया के कारण है, क्या कारण है? तो ज्वालामुखी की संरचना के बारे में पहले, इस कारण से बताने से पहले मैं ज्वालामुखी क्रिया के संरचना बता देता हूं छोटे से पॉइंट में। ज्वालामुखी भूपटल का एक गहरा छिद्र या दरार होती है। गहरा छिद्र या एक दरार होती है, जिससे होकर भूगर्भ उष्ण गैसें, उष्ण मतलब होता है गर्मी, गर्म गैसें, ठीक है, तरल लावा, मैग्मा, ठोस शिलाखंड आदि पदार्थ बाहर निकलते हैं। ठीक है, अंदर से जो लावा होता है उसके सब बाहर आता है, और इस छिद्र से विवर के ज्वालामुख कहते हैं। क्या कहते हैं? इस छिद्र या इस भाग को क्या कहते हैं? ज्वालामुख कहते हैं। और इसी क्रिया को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। ठीक है, इस संबंध में नलिका भूगर्भ से होता है, और लावा का या मैग्मा भंडार होता है, जिसे कुंड या कॉल्डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंड या कॉल्डेरा कहा जाता है। इस छिद्र से लावा या मैग्मा, शैलखंड आदि पदार्थ बाहर निकलकर जम जाते हैं और एक ठोस शंकु की रचना करते हैं। ठीक है, किसकी रचना करते हैं? ठोस शंकु की रचना करते हैं। और मैं ये जो आकृति होती है वो एक अलग अलग चित्र के आधार पर मैं समझाऊंगा कौन कैसे प्रकार के ज्वालामुखी बनते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्वालामुखी क्रिया के कारण। ठीक है, ज्वालामुखी की क्रिया के जो कारण है, क्या क्या कारण है? सबसे पहला कारण है मैग्मा की उत्पत्ति। क्या है? मैग्मा की उत्पत्ति। बराबर आप समझते रहना। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया के कारण ये परीक्षा में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैग्मा की उत्पत्ति भूपटल के भीतरी परतों में पिघले तप्त शैल या मैग्मा। ठीक है, जो अंदर जो लावा होता है उसी को मैग्मा या लावा कहते हैं। ठीक है, और अब मैं इसको बता दूं, ये जो लावा मैग्मा कब निर्माण होता है इसका? 500 डिग्री सेल्सियस से 1500 सेंटीग्रेड, 500 सेंटीग्रेड से 1500 सेंटीग्रेड का जो तापमान होता है उसके अंदर ये सारा निर्माण होता है। आप खुद सोच सकते हैं कि लावा मैग्मा क्यों बनता है? क्योंकि जितनी गर्माहट, गर्म ताप पड़ेगा तो अंदर पिघल के वो सारी चीजें क्या हो जाएगी? पिघलने लगी। जितनी भी चट्टानें वगैरह होगी क्या करेगी? पिघलने लगेगी। जब पिघलने लगेगी तो अंदर से लावा मैग्मा जो भी होगा वो एक ऊपर भाप बनेगा। अंदर भाप जैसे बनेगा तो उसमें एक निकासी चाहिए। जब निकलेगी, कमजोर शैलें चट्टानें होती है, दरारें पड़ती हुई क्या होती है? ऊपर की ओर विस्फोट के रूप में निकल जाएगा, और अंदर से कभी कभी खनिज पदार्थ भी बाहर निकलते हैं। ठीक है, और वो भाग जम जाता है और एक शंकु के रूप में धारण करता है। और मैंने आपको ये जो बताया अभी मैग्मा की उत्पत्ति के बारे में बताया। ठीक है, इसमें कौन कौन से जैसे उत्पत्ति बेसाल्ट होती है, ग्रेनाइट सेलों की जो होती है वो पिघलने लगती है, इस वजह से इसका निर्माण होता है। और मैग्मा का जो निर्माण होता है वो 500 से 1500 सेंटीग्रेड का जो तापमान होता है उसके अंदर होता है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा की उत्पत्ति के कुछ भाग बताए।
कौन कौन से भाग है? सबसे पहले हम बात करते हैं आद्य उष्मा। क्या नाम है? आद्य उष्मा। गहराई, प्रति किलोमीटर की गहराई पर 3 सेंटीग्रेड तापमान। कितना? प्रति गहराई जितना किलोमीटर जाते हैं 1 किलोमीटर मतलब 3 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब क्या माना गया? पृथ्वी ठंडी थी, लेकिन बाद पहले गर्म थी, गर्म होने के बाद धीरे 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 ठंडी हो गई, लेकिन कुछ अंदर का भाग था वो अभी तक ठंडा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वहां अंदर से क्या है, अभी भी गर्म है, गर्म का वातावरण है, और इसी कारण से आज भी गर्म है ये भाग। भूपटल के पीछे जो मैंने भाग बता दिया, प्रति किलोमीटर पर 3 सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, याद रखना यहाँ पर तापमान क्या होता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट है हमारा रेडियो सक्रियता। मैग्मा की उत्पत्ति का पहला कारण आद्य उष्मा, दूसरा रेडियो सक्रियता। तो दूसरा रेडियो सक्रियता क्या है? भूपटल का जो नीचे का भाग होता है, विभिन्न रेडियो सक्रिय जो तत्व होते हैं, और रेडियो सक्रिय तत्व कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। एक तो यूरेनियम होता है, फिर दूसरा है थोरियम। ये जो होता है वो जमीन के अंदर या भूगर्भ के भाग में पाए जाते हैं, और ये विखंडन से उष्मा और ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसके सेलों के पिघलने से मैग्मा का निर्माण होता है। ये मैंने आपको बता दिया, यूरेनियम के थोरियम जो भी अंदर होता है उसके पिघलने से लावा उत्पन्न होता है, और फिर इसी प्रकार से मैग्मा की उत्पत्ति होती है। तीसरी हम बात करेंगे यहाँ पे प्लेट विवर्तन की। किसकी बात करेंगे? प्लेट विवर्तन की। यह कैसे होता है? और ये जो ऊपरी परतों में ढाल कम हो जाने से अधस्तर में विशेष गलन क्रिया से बेसाल्ट मैग्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, समान धारा प्रसार में दरारें उद्गार के रूप में भूपटल पर नजर आता है। चौथी बात हम बात करेंगे संकुचन उष्मा। किसकी बात करें? संकुचन उष्मा। ये क्या होता है? पृथ्वी के ठंडे होकर संकुचित होने की प्रक्रिया बाह्य परतों या दबाव आंतरिक परतों पर पड़ता है। इस दबाव के आंतरिक भाग से उष्मा बनी रहती है। जिस प्रकार से दबाव होता है, दबाव होने से क्या हो जाएगा? एक उष्मा पैदा होगी। हम अब बात करेंगे गैस तथा जल वाष्प की उत्पत्ति। गैस तथा जल वाष्प की उत्पत्ति, और इसमें जो जल वाष्प की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 80 से 90% की मात्रा होती है। और इसमें गैस कौन सी होती है? जो गैस होती है वो देखो भूपटल को तोड़ के जो बाहर आती है, में जो उद्भेदक शक्ति माना जाता है, और इसमें जो मात्रा होती है जल वाष्प की मैंने बता दिया 80 से 90%। और इसमें जो गैस होती है वो होती है यहाँ पर हाइड्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर, अमोनिया, क्लोराइड, आर्गन, हाइड्रोकार्बन आदि होती है। ठीक है, ये कभी कभी क्या होता है, जैसे महासागर के तटीय निर्बल होकर रिसकर जल गोगों में प्रवेश करता है, और भूपटल पर वर्षा जल, नदी, जलाशय आदि से जल पारगम्य क्षेत्रों द्वारा भूगर्भ में होता है। अब हम जैसे बात कर रहे थे आगे जो बात करेंगे मैग्मा एवं गैसों का ऊपर की तरफ प्रवाहित होना। ये हमारा पहला भाग मैग्मा की उत्पत्ति, दूसरा भाग बता दिया, तीसरा भाग जो बता रहा हूं मैग्मा एवं गैसों का ऊपर की ओर प्रवाहित होना। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि धरातली शैलों में भार व दबाव के कारण पृथ्वी के भीतरी परतें तप्त होते हैं, जो ठोस रहती है, और भू संचलन दरार आदि के कारण से दबाव कम हो जाता है। ये पिघल पर मैग्मा का रूपांतरण हो जाता है, या रूप बदल जाता है इनका। इससे दरार और भूपटल कमजोर हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है? ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। ठीक है, आपको मैंने ज्वालामुखी के बारे में बताया, और आगे का जो है वो भाग में कल बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।